हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जे डेफिनेशन इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। और इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा था वो बता देती हूँ। देखो, डेंसिटी नॉर्मल फंक्शन यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अब मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख रही हूँ। वो चीज़ आप ध्यान रखना, लिख लेना कॉपी पे, ठीक है। अभी तक आपने नोट्स बना लिए होंगे, जितना मैंने आपको बोला है। नहीं बनाया तो आप बना लेना अच्छे से, ठीक है। जो चीज़ मैंने बोला है वो बना लेना। अभी हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला इतना आता है अपने पेपर में, ये याद रखना, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन, ठीक है। इसको हम करेक्शन फैक्टर की जगह यूज़ करते हैं। किसकी जगह? करेक्शन फैक्टर की जगह यूज़ करते हैं। ये सारी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो कि एग्जाम में आती है, बार बार पीवाईक्यू में रिपीट होती है। तो आप इस चीज़ को लिख लेना। स्टैंडर्ड एरर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बार बार बोल रही हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन का स्क्वायर रूट, ठीक है। ये करेक्शन फैक्टर की जगह यूज़ होता है। फिर हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ मीन। इसका निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में एन, ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कैसे, ये कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला कि अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूं, है ना, ठीक है। तो यहाँ से रूट था, रूट रूट यहाँ से कट जाएगा। रुको, ये छोड़ दो आप, ये करने की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग खराब होएगा। इतना कर लो जो इतना आपको बताया, ठीक है। जितना बताया उतना कर लो। अब आपको बताना है कर्व। कर्व का शेप चेंज होएगा वहाँ से, वो बता ही देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो देखो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से ये यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ से इसका शेप चेंज हो गया ना। तो जहाँ से शेप चेंज होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ से कर्व का शेप चेंज होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ सारी, कोई भी फालतू चीज़ नहीं बता रही हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस वन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये अपने पास आ गया सैंपल साइज, और ये अपने पास आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, केस वन क्या है, केस टू क्या है, केस थ्री क्या है, ये लिख दिया मैंने। अगर हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। पहला केस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। तो यहाँ पर अगर सैंपल साइज है वो n से 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। पैरामीटर अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा और पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सैंपल साइज अगर 30 से ज़्यादा है ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल साइज भी 30 से ज़्यादा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, जिसके पैरामीटर होते हैं अपने पास स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू। फिर आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन एन है वो 30 से कम है, ठीक है। तो भी हम कौन सा यूज़ करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करेंगे। और इसके लिए करेक्शन फैक्टर क्या लगाएंगे? करेक्शन फैक्टर हम लगाएंगे इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन का स्क्वायर। ये करेक्शन फैक्टर था, आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लास्ट पेज पे, है ना। फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं है हमारा पॉपुलेशन, लेकिन हमारा जो सैंपल साइज है 30 से ज़्यादा या 30 के इक्वल है, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। और इसके लिए करेक्शन फैक्टर क्या लगाएंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाई एन का रूट, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और 30 से ज़्यादा होगा तो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 30 से कम होगा तो भी लगेगा। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन 30 से ज़्यादा अपना सैंपल साइज है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा और करेक्शन फैक्टर भी लगेंगे, ठीक है। फिर आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कब यूज़ कर सकते हैं?
सॉरी, नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बन सकता है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कब हम बाइनोमियल के जगह यूज करेंगे, बताइए। ओ, ये क्या हो गया, मैं तो डरेगी, पता नहीं सारी एनोटेशन चली जाती तो क्या करते भाई, इतना लिखा हो। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब बन जाएगा, जब अपने पास नंबर ऑफ, जो हमारा नंबर है ना, किसका, सक्सेस का, पी का मतलब सक्सेस, वो ज़्यादा हो 5 से, नंबर ऑफ फेलियर यानी कि क्यू, वो किससे हो, ज़्यादा से, 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, टी का मतलब सक्सेस है, तो एन पी और एन क्यू है वो ज़्यादा है 5 से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह यूज़ करेंगे, यानी कि जो नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ओके, इसका मैं थोड़ा सा और बताती हूँ, रुको 1 मिनट, आप इतनी रिवाइज करो, मैं बताती हूँ। हाँ यही है, पी बताया था मैंने आपको सक्सेस रेट, है ना, सक्सेस रेट कितनी है किसी चीज़ की, और क्यू बताया था क्या, फेलियर की रेट कितनी है, फेलियर रेट। तो यहाँ से सीधा यही आ जाता है अपनी फॉर्मूला कि एन पी है वो ज़्यादा होएगा 5 से, एन क्यू होएगा 5 से ज़्यादा होएगा, तो क्या हम ऐसे असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं कि एन पी है वो अपना कम है 5 से, तो क्या हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलोगे गलत, क्यों, क्योंकि एन पी है वो अगर ज़्यादा होएगा 5 से तो ही हम यूज़ कर सकते हैं बाइनोमियल को नॉर्मल में। ओके, अब हम देखते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एक सेकंड रुको, हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो कहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, साथ में सैंपल साइज है, जैसे जैसे इंक्रीज होएगा, सैंपल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होएगा वैसे वैसे क्या माना जाएगा कि ये बेस्ट माना जाएगा, जिस सैंपल साइज जितना बड़ा होएगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम। एक सेकंड देखो, देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा, ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और यहाँ पर क्या है, सैंपल साइज है वो 30 के ज़्यादा होएगा या 30 के इक्वल होएगा, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लगा देंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लगा देंगे। अब देखो पहले पीछे वाले में क्या था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एन पी है वो ज़्यादा था 5 से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एस सैंपल साइज है अगर 30 से ज़्यादा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम का आ गया आपको इतना, तो बस इतना ही देख लो, इतना बहुत है। करेक्शन फैक्टर देखते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में करेक्शन फैक्टर का यूज़ करते हैं, करेक्शन फैक्टर, करेक्शन फैक्टर में क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ये कब यूज होता है, देखो करेक्शन फैक्टर में फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, ये कब यूज होता है, ये है, ये यूज होएगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, विदाउट रिप्लेसमेंट में और विद रिप्लेसमेंट में, मतलब इसका फॉर्मूला है विद और विदाउट से मिलकर बना है। इसका फॉर्मूला बता देती हूँ पहले मैं आपको, इसका फॉर्मूला अपने पास है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय में एन, इतना आ जाए तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट का, सॉरी विद रिप्लेसमेंट का, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। और इसके साथ में आएगा अपने पास एन माइनस के एन, एन माइनस के 1, ठीक है। तो ये किसका है, ये अपना है, रुको चेंज करती हूँ ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये इतना फॉर्मूला आगे आ जाए ना तो ये हो जाएगा विद रिप्लेसमेंट का,
विद रिप्लेसमेंट, और ये किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर अगर हमें लगाना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में अगर करेक्शन फैक्टर लगाना है कौन सा, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर, तो उसका फॉर्मूला अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन रूट एन, फिर रूट एन माइनस के एन, ठीक है, और बड़े एन में से छोटा एन गया, एन माइनस के वन, ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। और इतना किसका हो गया, विद रिप्लेसमेंट, ये क्या हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट का हो गया। ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हो गया। और इसमें क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब छोटा एन है डिवाइड करेंगे बड़े एन से और मल्टीप्लाई करें, और ये ज़्यादा किससे आएगा, 0.05 से आएगा। ठीक है, ये यानी कि सैंपल का जो सैंपल साइज है वो अगर पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करा जाएगा, सैंपल साइज को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और ग्रेटर देन आ जाएगा 0.05 से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर n है डिवाइड करेंगे बड़े n से, छोटा आ जाएगा 0.05 से, तो हम फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना करेक्शन फैक्टर सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपको बताना ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये आपको शायद मैं करवा चुकी हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल, या नहीं करवाया था, नहीं करवाया था, टेबल करवाई थी, अच्छा इसकी टेबल करवाई थी, बता देती हूँ। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है जो ये डाटा है ना हमारे पास, ये 90% है, बाकी का बचा हुआ 10 है ना, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। ठीक है, अगर हमारा कोई डाटा हम जो निकालेंगे वो इस एरिया के अंदर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये एरिया कौन सा होता है, ये होता है रिजेक्शन एरिया, ये क्या होता है, रिजेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई डाटा आ जाता है तो उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इस इधर जो भी डाटा आएगा उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये जो डाटा आएगा। ठीक है, ये रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन। ठीक है, ये क्या है, रिजेक्शन एरिया। ये 5% है, ये बता दिया। इस 5% की वैल्यू क्या होती है, देखो मैंने आपको वो टेबल याद करवाई थी, याद है आपको, दिखाऊंगी मैं आपको। इस 5% की वैल्यू होगी 1.645, ये एग्जाम में इतनी बार आती है। मैंने आपको टेबल याद करवाई थी कि 90% है, अगर कॉन्फिडेंस लेवल की आप देखोगे, टेबल याद करोगे, तो इट मीन्स क्या है, 5% दोनों साइड आ जाएगा, है ना, 5% दोनों साइड आएगा, तो उसकी वैल्यू देखो, दिखाती हूँ आपको मैं। आई होप कि मैंने वो टेबल क्लीन ना की हो, बस 5% की देखो कहाँ गई, ये रही 1.645, 1.645, 10% की, 10% मैंने बताया 90% अगर वो था, देखो 90% है वो टोटल था, तो मैंने बताया ना 5% इधर आ गया, 5% इधर आ गया, देखो 5% पॉजिटिव साइड आ गया था, लेफ्ट साइड 5% है वो नेगेटिव साइड आ गया था। ये देखो दोबारा बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये अपने पास था डाटा। ठीक है, रुको। ये 90% डाटा था, इसको हम बोलते थे कॉन्फिडेंस इंटरवल, कि यहाँ पर अगर आ जाएगा अपना डाटा तो उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्टेंस एरिया था ये। ठीक है, एक्सेप्टेंस एरिया। लेकिन यहाँ पर जो भी डाटा आ गया ना उसको हम क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे, रिजेक्शन एरिया। ये भी क्या है, रिजेक्शन एरिया। ये अगर 90% है तो ये 5% हो गया, और ये भी कितना हो गया, 5%। इन 5% की वैल्यू भी मैंने आपको दिखाई है ना, क्या दिखाई थी आपको, 1.645, 1.645, है ना। तो ये 5% है, ये 5% मिला के कितना हो गया, 10% रिजेक्शन हो गया था, 10% की वैल्यू आपको दिखाई थी मैंने। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है, कि अगर डाटा है इस एरिया के अंदर आता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर इससे इस एरिया से थोड़ा सा भी इधर आ जाएगा या थोड़ा सा भी इधर आ जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बोलता है ये, इतना समझ में आया आपको। जेट टेबल मैंने आपको बताई थी कि 99% की आप याद करोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.575 आ जाएगी। 99% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि 1% क्या होगा, सिग्निफिकेंट लेवल। सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट लेवल, सिग्निफिकेंट लेवल का मतलब कि कितना परसेंट हम ना ये रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को ना बियर कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, यानी कि 5% हमें ना अगर डाटा हमारा रिजेक्ट हो जाए तो उसको सहन कर सकते हैं, तो सिग्निफिकेंट लेवल है।
ठीक है, 1% अगर गलती हो जाएगी तो चल जाएगी, ऐसे बोल रहा है। तो 90% अगर एक्सेप्ट हो जाए लेकिन 5% एग्जैक्ट हो जाए तो वो चल जाएगा अपने। तो 1.960 इसकी वैल्यू आ गई, ये भी आपको याद रखनी है। और 90 की कितनी होती है, 90 की 1.645, ये भी आपको याद रखनी है। 3 वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। अब आपको क्या करवाना है मेरे को, कोवेरिएंस मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन बताता है, लेकिन ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। कोवेरिएंस आपको लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया था। कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्या बताएगा अपने को, डायरेक्शन बताएगा। को का मतलब मैंने क्या बताया कि साथ साथ चलना, है ना, डायरेक्शन बताएगा। लेकिन ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, कि इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं डायरेक्शन। लेकिन जो को रिलेशन है, को रिलेशन क्या बताता है हमें, रुको, को वेरियंस हमें बताएगा डायरेक्शन, बट किस डायरेक्शन में जाएगा ये नहीं बताता। ठीक है, को रिलेशन क्या बताता है, को रिलेशन हमें बताएगा स्ट्रेंथ, किस डायरेक्शन में जा रहा है बता रहा है, बताएगा, है ना। और ये बताएगा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, रिग्रेशन क्या बताता है, रिग्रेशन है वो बताता है अपने को कोज और इफेक्ट, कोज और इफेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। ये मैं थोड़ा फास्ट लिखी हूँ इस वजह से ऐसे लिखा जा रहा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम भी है, मैं सोच रही हूँ आपको सब पढ़ा के ही जाऊँ। ठीक है, ये रिग्रेशन का होगा, ये आपको शायद मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। हम्म, कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। अब हम देखते हैं रेंज का, क्वार्टाइल का। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, पता आपको, क्वार्टाइल का खाना खाऊंगी बस खाना। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन आपको पढ़ाने में लगी हूँ, कंटिन्यू पढ़ा के ही दिखाऊंगी। रेंज क्या बताता है अपने को ना, ब्रॉड ओवरव्यू देता है। क्या देता है, ब्रॉड ओवरव्यू, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से आप क्या कर दो, लोवेस्ट वैल्यू है उसमें से क्या करोगे, अपर वैल्यू माइनस कर दोगे, है ना। तो ये बताता है रेंज। ये क्या बताता है, टू एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में बताता है। एक्सट्रीम वैल्यू जैसे एक छोटी वैल्यू दी हुई है, बड़ी वैल्यू दी हुई है, तो भी एक्सट्रीम पे भी ये काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, लोवेस्ट वैल्यू के हाईएस्ट वैल्यू को बता देता है, लेकिन बाकी सारी जो वैल्यू है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, इग्नोर। और ओपन एंडेड जो सीरीज होती है, ओपन एंडेड सीरीज उस पर काम नहीं करता है। ओपन एंडेड जैसे कि 10 टू 12 हो गया, फिर 21 टू 30 हो गया, ऐसे वाली सीरीज पे काम नहीं करता है। क्वार्टाइल क्या है अपना, ये रेंज क्या करता है, ये रेंज सिर्फ लोवेस्ट वैल्यू अपर वैल्यू इन दो चीज को ही क्या कवर करेगा, बाकी को इग्नोर कर देगा। क्वार्टाइल मैंने बताया था आपको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो ये 50% डाटा कवर करता है, बाकी सारे को इग्नोर कर देगा। लेकिन ये ओपन एंडेड सीरीज होती है ना, ओपन एंडेड सीरीज होती है उसमें सही वर्क करता है। मीन डिविएशन की बात करें तो ये क्या करेगा, हर डिजिट को कैलकुलेशन करेगा। मीन डिविएशन में मैंने बताया था ना, हर डिजिट को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को इग्नोर करता है, क्योंकि मीन डेविएशन में मैंने आपको मॉडुलस वाला सिखाया था ना कि मीन माइनस के मीन, एक्स माइनस के मीन डिवाइडेड बाय में मैंने बताया था एन, है ना। तो यहाँ पे साइन को इग्नोर करता है। और एक्सट्रीम वैल्यू जो आ जाती है ना, एक्सट्रीम वैल्यू, उससे क्या नहीं होता, ये इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नो इफेक्ट, ये याद आया। रेंज है वो क्या करेगा, ब्रॉड एरिया पे लोवेस्ट वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना उसमें ठीक रहता है रेंज, क्योंकि जैसे ये कवर कर लेगा, लोवेस्ट वैल्यू ले लेगा, हाईएस्ट ले लेगा। क्वार्टाइल में क्या 50% डाटा कवर करता है, ओपन एंडेड सीरीज में सही रहता है। मीन डिविजन में क्या पॉजिटिव नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी अपना हो गया। देखो मैं आपको आधा स्टैटिस्टिक्स करवा दिया है, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मीन्स कि मैंने आज अच्छे से करवा दिया आपको, कि जितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इम्फेरिकल रूल देखते हैं, इम्फेरिकल रूल। वैसे ये तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, तो सभी ने पढ़ा ही होगा, है ना। बीकॉम में भी होता है, एमकॉम में भी होता है, तो मैं इस हिसाब से ही लेके चल रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो बेसिक पता है। म्यू प्लस में
स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। अब ये भी आपको याद करनी है स्टैंडर्ड डिविएशन की। वन स्टैंडर्ड डिविएशन है। एम्पेरिकल रूल क्या कहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, एम्पेरिकल रूल कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर पॉपुलेशन का मीन प्लस में स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर पॉपुलेशन का मीन प्लस में 2 स्टैंडर्ड डिविएशन हो तो कितनी वैल्यू आएगी, 95.45% वैल्यू आएगी। फिर आता है म्यू प्लस, यानी कि पॉपुलेशन का मीन प्लस में 3 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है, 99.73% वैल्यू आती है। ये भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एम्पेरिकल रूल कहता है। ये एम्पेरिकल रूल कैसे कहता है ये आपको सिखाती हूँ मैं। देखो ये अपना है नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व नॉर्मल ही नहीं बना में से नॉर्मल कर्व नॉर्मल नहीं बना। ये देखिए ये अपने पास नॉर्मल कर्व है, ये यहाँ तक है, ठीक है, नॉर्मल है। अब देखिए ये और ये मिक्स हो गया यहाँ पे। इतना जो डाटा है ना, इतना 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 डाटा है, ये डाटा कितने परसेंट होता है, ये होता है 68.27% है। ठीक है, ये अपना क्या होता है, मीन होता है, मीन। यहाँ से हम जाएंगे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ से हम जाएंगे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ से हम जाएंगे 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, माइनस का माइनस का माइनस का, इतना आपको पता है। यहाँ से जाएंगे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, इतना भी पता है ना आपको। तो देखो वो -1 के स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके प्लस का स्टैंडर्ड डिविएशन तक, -1 के स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके प्लस का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 तक, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक कितना परसेंट डाटा कवर करता है, 68.27%। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन से, यानी कि म्यू प्लस में प्लस माइनस के स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके 1 स्टैंडर्ड डिविएशन तक कितना कवर करता है, 68.2%, है ना। इतना आ गया समझ में। फिर अगर हम यहाँ से देखें, अगर इस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके इधर तक देखें, है ना, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से 2 तक देखें तो कितना परसेंटेज कवर करेगा, तो करेगा 95.45%। ठीक है, फिर अगर हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक देखें तो कितना करेगा, 99.73%, 99.73% ऐसे। तो वो बताया गया था ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसे आया समझ में। तो ये अपना हो गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनॉर्मल में कैसे यूज़ करते हैं, शेबेशेव थ्योरम आपको बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल लैपटॉप वो भी बता दिया था ना, और स्टैंडर्ड एरर भी बता दिया था आपको। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला आई थिंक नहीं बताया था आपको। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है n = सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देखना है क्योंकि पेपर में आ सकता है बस। ठीक है, जो सॉल्व करना होगा वो मैं बता दूंगी। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई में समेशन। ठीक है, ये होगा फॉर्मूला कॉन्फिडेंस इंटरवल का। ठीक है, इसको हम कोचरन फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोचरन फॉर्मूला, कोचरन फॉर्मूला। अब पेपर में आ जाएगा कोचरन फॉर्मूला बताओ, पहचानो तो पहचान लेना कि जेड ए डिवाइडेड बाई जेड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन। ठीक है, ये बता दिया। फाइनल पॉपुलेशन मल्टीप्लायर भी आपको करवा दिया था। मार्जिन ऑफ एरर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एक टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, बता देती हूँ मैं। मार्जिन ऑफ एरर ये किसको बोलते हैं, मार्जिन ऑफ एरर है वो बोलते हैं मैक्सिमम एरर ऑफ एस्टिमेशन, मैक्सिमम एरर ऑफ एस्टिमेशन को बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। ये पेपर में आता है कि मार्जिन ऑफ एरर किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम एरर ऑफ एस्टिमेशन कि कितनी हो सकती है एरर, उसका एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, अब सैंपल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रपोर्शन क्या होता है, एक और बता देती हूँ। देखो एक और कंसेप्ट कर लेते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन तब होता है जब NP है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो, और n कैसे निकालेंगे, 1 - के p इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोक्स कर सकते हैं,
अप्रोक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कैप पी इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय में एन। और यहाँ पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं पी वन माइनस के पी डिवाइडेड बाय में एन। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्मूला हो जाएगा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन का। बाइनोमियल अगर आ जाए अपने पास, बाइनोमियल आ जाए, उसमें तो क्या है, एन पी है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, है ना, जो पीछे हमने पढ़ा था। अगर आ जाए सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोपोर्शनेट करने की बात, तो अब ये भी हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि एन पी है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू आ जाए 10 के, तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस दो टाइप के होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल क्या होती है, रिजेक्ट होने की, और ये अल्टरनेटिव क्या होते हैं, एक्सेप्ट होने की, है ना। अल्टरनेटिव को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिसर्चर की हाइपोथेसिस है ये, रिसर्चर की हाइपोथेसिस। ठीक है, और जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस, इसको हम कंजक्चर भी बोलते हैं, कंजक्चर। ठीक है, और अल्टरनेटिव होती है इसको सब्सटेंसिव भी बोलते हैं, सब्सटेंसिव। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हो, देखिए कंजक्चर ये है सब्सटेंसिव। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अल्टरनेटिव अपने आप क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। नल को अगर रिजेक्ट कर लेते हैं तो अल्टरनेटिव अपने आप है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ये चीज़ में ध्यान रखना। अब आपको एक चीज़ और करवानी है मुझको, वो है पी वैल्यू। ठीक है, पी वैल्यू किसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में अपने को, पी वैल्यू। पी वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पी वैल्यू को। ये क्या चेक करती है, ये रिलायबिलिटी चेक करती है, रिलायबिलिटी चेक करती है। साथ में क्या चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करती है। ठीक है, रिपीटेबिलिटी चेक करती है, रिपीटेबिलिटी चेक करती है। पी वैल्यू में ऐसे कर रखा है, कुछ भी ना दिया हो तो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू होती है उसको सबसे बेस्ट बोलेंगे। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको बेस्ट वैल्यू मानेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो बेस्ट होगी। लेस देन 0.05 होगी तो अल्फा होएगा, लेस देन 0.05 है वो लेस देन होगी, लेस देन होगी तो क्या है, अल्फा वैल्यू सही रहेगी। पी वैल्यू मस्ट बी मोर देन अल्फा वैल्यू, पी वैल्यू है वो मोर देन होनी चाहिए अल्फा वैल्यू से। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेंगे इसको। फिर ये तो आपको बता दिया मैंने। एक है टेस्ट वगैरह हम कल करते हैं, ज़्यादा हो जाएगा फिर। टेस्ट वगैरह कल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर बताना कि आपको कुछ समझ आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो बता देना, मैं और ज़्यादा डिटेल में बता दूंगी। वैसे मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक तो आता ही है ना, बेसिक आता है तो ये चीज़ें आप आराम से समझ आती होगी। बेसिक नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना कि हमें नहीं समझ आ रहा है, तो फिर मैं आपको पेपर वन की तरह ही करवा दूँगी। ठीक है, अभी टाइम कम था इसलिए पेपर टू का मैंने आपको मेन बताया कि ये चीज़ें कर लोगे तो आपको आसानी से कम टाइम में अच्छे से हो सकता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बंद कैसे होएगा भाई।